स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 28 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है और यह जो योजना है 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्तकर्ताओं के अभिसरण के माध्यम से सभी 15,525 ग्राम पंचायत में समग्र कृषि विकास का प्रस्ताव करता है। वहीं बात करें तो इस कार्यक्रम में 9 लाख से ज़्यादा कृषि परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं बात करें तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लें, जो तमिलनाडु के लिए कोई आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही दिनों में कुछ ऐसी योजना जो शुरुआत की है, जैसे उनके बारे में जान लें। जो जैसे हैं, तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। और वहीं बात करें तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध किया है। वहीं बात करें तो तमिलनाडु में नीट विरोधी बिल भी अपनाया गया है। अगर एग्जाम में देखें कि नीट विरोधी बिल कहाँ है, तो नीट विरोधी बिल भी तमिलनाडु में ही अपनाया गया है। और एक चीज़ और जान लें कि तमिलनाडु की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति भी तैयार किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनय कुमार, बी विवेक कुमार, सी सुभाष चंद्र, डी सुरेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विवेक कुमार। आईएफएस विवेक कुमार पीएम मोदी के निजी सचिव बने हैं। विवेक कुमार भारतीय विदेश सेवा में पहले कार्यरत थे, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह पीएम मोदी के अगले पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में संजीव कुमार सिंघला की जगह लिए हैं। संजीव कुमार सिंघला की जगह लिए हैं। विवेक कुमार वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। संजीव कुमार सिंघला को अभी वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए उनको तैयार किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए रिटेलियो के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी कैनरा बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
ए HDFC बैंक। HDFC बैंक ने और रियो टेक्नोलॉजी ने दोनों मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। वहीं बात करें तो भारत के सबसे बड़े निजी बैंक के रूप में HDFC बैंक हैं और यह जो क्रेडिट कार्ड जो मुख्य रूप से मर्चेंट सेगमेंट में केमिस्ट और फार्मासिस्ट पर लक्षित होते हैं। वहीं बात करें तो रेटिलियो देश का सबसे बड़ा B2B फार्मा मार्केट प्लस है और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और इनके अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती हैं। HDFC के CEO शशिधर जगदीशन हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत पैरा बैडमिंटन टीम ने कितने पदक जीता है? ऑप्शन ए 12 पदक, बी 15 पदक, सी 22 पदक, डी 23 पदक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 23 पदक। भारत ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं, 13 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं बात करें तो होनहार डबल शटलर में मनीषा रामदास अपने नाम 2 स्वर्ण पदक जीती है। मनीषा दास 2 स्वर्ण पदक जीती है। वहीं पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लो ने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तरुण भगत बिहार के वैशाली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कमेंट में बताएंगे कि तरुण ढिल्लो कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं वो आते हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए सुरभि सरीखी, बी गीतांजलि श्री, सी सौरभ तिवारी, डी मालती जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हिंदी की लेखक हैं और उनके उपन्यास रेत का मकबरा ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ऐसा करने वाला हिंदी से अनुवादित ये पहला उपन्यास बन गया है। गीतांजलि न केवल भारत की पहली विजेता बनी है, बल्कि यह भी पहली बार है कि मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक ने पहली बार बुकर पुरस्कार जीता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का 6ठा प्रश्न की बात करें तो हाल ही में IPL में 700 चौकी लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर, डी शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिखर धवन। शिखर धवन हाल ही में IPL 2022 में 700 चौकी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वर्तमान में शिखर धवन पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। इन्होंने यह कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ किया था। सनराइजर्स
हैदराबाद के खिलाफ यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह 5 विकेट से उन्हें जीत मिला था उस टीम को। वहीं बात करें तो धवन ने अब तक 206 आईपीएल मैच खेले हैं, उसमें 701 चौके लगाए हैं। वहीं इनके पीछे डेविड वार्नर हैं जो 577 चौके लगाए हैं, वो दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पर मात्र 1 चौके से पीछे हैं विराट कोहली। विराट कोहली 576 चौके लगाए हैं, 576 चौके कुल आईपीएल में लगाए हैं, ये तीसरे स्थान पे है। कोहली ने 221 मैचों में 36.42 की औसत से 6,592 रन के साथ आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, बी 23 मई, डी 22 मई, डी 20 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 मई। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। यह गुमशुदा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1983 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा गुमशुदा बाल दिवस घोषित किया गया था। वहीं बात करें तो 25 मई 1979 को 6 वर्षीय लड़के एतान पटज, नाम याद रखिएगा, एतान पटज का अपहरण कर लिया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 2001 में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मान्यता मिल गई थी 2001 में। और विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पे ये मनाया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, भारत के पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVIP किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भारत में पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डिजाइन किए गए OIP को ओडिशा की स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया है। और स्कूल और जन शिक्षा विभाग और ओडिशा और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट कार्यक्रम को विकसित कर रहे हैं। वहीं बात करें तो OIP को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और OAC सदस्य नीता अंबानी, OAC के जो सदस्य हैं वो नीता अंबानी हैं। नीता अंबानी ने द्वारा लॉन्च किया गया था। नीता अंबानी ने पहले OIC सत्र में 2023 में भारत की बोली के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। वहीं बात करें तो भारत मुंबई में OIC सत्र 2023 की मेजबानी करेगा भारत।
तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का नवा प्रश्न, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 25 मई 2022 को कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, बी गुंटूर, सी बालासोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था। परम पोरुल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। यह सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के चरण 2 के तहत यह राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस प्रणाली को बनाने के उपयोग किए जाने वाले अधिकांशतः भारत में निर्मित है और 12 अक्टूबर 2020 को NIT तिरुचिरापल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने 838 टेराफ्लॉप्स क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर सुविधा स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन समझौता किया है। वहीं बात करें तो भारत में स्थापित सुपर कंप्यूटरों की सूची में बात करें तो पहले स्थान पे परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम संगणक, परम सेवा, परम यक्ति, परम स्मृति, परम उत्कर्ष, परम सिद्धि, परम वेग, परम गंगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी मिस्र, डी सूडान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूडान। सूडान के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और हाल ही में केंद्रीय और रासायनिक उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी जॉर्डन यात्रा के दौरान फॉस्फेटिक और पोटासियम उर्वरकों की आपूर्ति की अनुचित करने के लिए जॉर्डन के साथ समझौता किया है। अब भारत शुरू से ही जॉर्डन फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के मामले में सबसे बड़ा खरीदार रहा है जॉर्डन का। तो वही बात करें तो वर्तमान में अब तक 30 LMT रॉक फॉस्फेट 2.5 LMT DAP और 1 LMT फॉस्फेट एसिड की आपूर्ति के लिए जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रम तथा योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने इन दोनों संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। वहीं संभव का
अगर संभव का पूरा नाम अगर वो एग्जाम में पूछ दे तो इनका होगा सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, हैप्पीनेस एंड वैल्यू। संभव पोर्टल के बारे में कुछ जान लें कि यह एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, यह एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक शिकायतों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से निपटाने हेतु शुरू किया गया है। लॉगिंग आईडी प्राप्त अधिकारियों से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया एक्शन टेकन फॉर रिपोर्ट एटीआर, जिसे एटीआर कहते हैं, एटीआर दर्ज करानी होती है और जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से भी अधिकारियों के साथ बातचीत कर पाएंगे। वहीं बात करें तो यह पोर्टल जो है विभिन्न स्रोतों से शिकायत और मुद्दों को भी उठाएगा। तो इनके बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।